सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो आज से हम क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो हमारा विलियन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो बेसिक लेक्चर है विलियन का इंट्रोडक्शन, विलियन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम केवल इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर जो क्या है विलियन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि विलियन होते क्या है, अच्छा सबसे पहले बात करें विलियन चैप्टर को पढ़ना कैसे है ना। तो ये विलियन चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास दो पार्ट है, तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक पार्ट में क्या पढ़ना है बेटा, एक पार्ट में इसकी सांद्रता के बारे में पढ़ना है, विलियन की संपूर्ण जानकारी लेनी है, उसकी सांद्रता की गणना कैसे करते हैं, कितनी प्रकार की विधियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे। और दूसरी चीज़ जो होगी भैया सांद्रता के अलावा इसके बाद हम बात करेंगे अणुसंघ गुणधर्म की। दूसरे पार्ट में इसके हम लोग बात करेंगे अणुसंघ गुण की। ठीक है, विलियन के अणुसंघ गुण क्या होते हैं सेकेंड पार्ट में हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट में पढ़ेंगे विलियन के बेसिक चीज़ें जितनी भी है, सांद्रता की गणना, सारी चीज़ों की बात पहले पार्ट में, और फिर उसके अणुसंघ गुणधर्म की बात दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर अपना कि विलियन क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम बात करेंगे कि विलियन क्या होते हैं, क्या है विलियन। तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, क्या बोलते हैं बेटा, विलियन कहते हैं। विलियन में उसके अवयवी कणों या अवयवी पदार्थों की अलग पहचान नहीं होती है। फिर से एक बार समझेंगे क्या हमने कहा कि विलियन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण है। अगर हम बात करें समांगी मिश्रण होता क्या है, तो समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा ना जा सके। दो पदार्थ, चार पदार्थ, 10 पदार्थ, चाहे जितने पदार्थों को मिला दें फिर उनकी कोई अलग पहचान नहीं रहेगी। मतलब उन पदार्थों को मिलाने के बाद फिर उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता कि दो पदार्थ मिलाए तो दोनों अलग अलग दिखेंगे, नहीं, उनकी कोई अलग पहचान नहीं होगी। वो कैसे होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, एक समान हो जाएंगे। ये सिंपल सा कहें कि ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होता है, पूरे मिश्रण का संगठन कैसा होता है, समान होता है। पूरा संगठन क्या होता है, एक समान होता है, वही क्या होता है हमारा समांगी मिश्रण होता है। और दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण बात समझ गए क्या होता है कि समांगी मिश्रण जो है वो ऐसा मिश्रण है जिसमें पदार्थों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। और अगर हम बात करें कि जो विलियन होती है तो विलियन की प्रावस्था का मान हमेशा एक होता है। प्रावस्था का मतलब क्या होता है, देखिए हम कितने भी पदार्थों को, कितनी भी अलग अलग अवस्थाओं में फंसे पदार्थों को ले आके मिश्रण में मिला दें, और जब मिश्रण में एक समान अवस्था प्राप्त हो जाए, यूनिफॉर्म स्टेट हो जाए, जैसे हम चीनी, पानी और नमक तीनों को मिला दिए, वे चीनी ठोस थी, नमक ठोस था, पानी द्रव था, लेकिन जब तीनों को मिला दिया तो पूरा का पूरा जो मिश्रण बना, जो विलियन बना, वो द्रव अवस्था में आ गया। तो हमने ठोस भी मिलाया था, द्रव भी मिलाया, लेकिन जो विलियन बना, जो मिश्रण बना, उसमें जो स्टेट दिख रही वो केवल एक ही अवस्था दिख रही, वो कैसी है, द्रव अवस्था। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रावस्था का मान हो गया है एक। प्रावस्था कितनी हो जाएगी, एक। क्यों, क्योंकि एक समान अवस्था में आ गई। ठीक है, तो जितने भी पदार्थों को मिलाएं, अलग अलग अवस्थाओं को मिलाने के बाद अगर पूरे मिश्रण की जो अवस्था है वो एक समान मिल जा रही तो हम बोलेंगे उसके लिए प्रावस्था का मान कितना हो गया, एक हो गया है। ठीक है, तो विलियन दो भागों से मिलकर बना होता है। विलियन के दो भाग होते हैं। जो आपका विलियन होता है उसके दो भाग होते हैं, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो विलेय और एक आपका बेटा विलायक। विलेय को आप बोलते हो सॉल्यूट और ये आपका सॉल्वेंट। तो विलियन के दो भाग होते हैं, कौन कौन, विलेय और विलायक। तो सामान्यतः जो हम लोग कहते हैं जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, क्या बोलते हैं, जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता
है, वही क्या होता है हमारा विलेय होता है। या फिर हम बोले जिसे मिलाया जाता है, जिसे मिलाया जाता वो हमारा क्या होता है विलेय होता है। और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, मतलब विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है विलायक होता है। और जिसमें विलेय मिलाया जाता है उसी को विलायक कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जैसे हमने बात बोला कि चीनी और पानी का मिश्रण बनाएंगे बेटा, है ना, क्या बनाएंगे चीनी और पानी का हमने मिश्रण बनाया तो ये हमारा विलयन बना। अब इसमें क्या होगा, चीनी कम मात्रा में है तो चीनी हमारी क्या हो जाएगी विलेय हो जाएगी, पानी अधिक मात्रा में है तो पानी क्या हो जाएगा विलायक हो जाएगा। तो विलयन, सिंपल विलयन में वह भाग जो कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। अब इतनी चीज तो आप जानते थे। एक बहुत अच्छी बात के बारे में बताते हैं, ऐसा विलयन जिसका ऐसा पदार्थ, विलयन में वह पदार्थ जिसका परावैद्युत गुणांक कम होता है, जिसका परावैद्युत गुणांक क्या होता है बेटा कम होता है, वो हमारा क्या होता है विलेय होता है। और ऐसा पदार्थ जिसका परावैद्युत गुणांक या परावैद्युतांक भी आप कह सकते हो, परावैद्युत गुणांक अधिक होता है वो आपका विलायक होता है, अधिक होता है वो आपका क्या होता है विलायक होता है। अब आप सोच रहे हो कि परावैद्युत गुणांक क्या है, ये तो नहीं जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम बताते हैं परावैद्युत गुणांक क्या होता है। बेटा परावैद्युत गुणांक किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वो किसी पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को कम करने का कार्य करता है। जैसे मान लो हमने ये पानी लिया, ठीक है, मान लो ये हमने इसमें पानी ले लिया है, अब हमने इसमें एक पदार्थ AB मिलाया है, क्या मिलाया है AB मिलाया है, AB के बीच एक बंध कार्य कर रहा है ना, ये हमारा AB पदार्थ है, AB के बीच एक बंध कार्य कर रहा है। तो अब इस पानी का या इस द्रव का वह गुण जो इन दोनों कणों के बीच के बंध को तोड़ने का प्रयास करता है या बंध को कमजोर करने का प्रयास करता है, वही हमारा होता है परावैद्युत गुणांक। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जो किसी दूसरे पदार्थ के मध्य उपस्थित बंध को कमजोर करने का या तोड़ने का कार्य करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं उस पदार्थ का परावैद्युत गुणांक। तो जिस पदार्थ का विलयन में उपस्थित जिस पदार्थ का परावैद्युत गुणांक कम होगा वो पदार्थ आपका विलेय होगा, और जिस पदार्थ का परावैद्युत गुणांक अधिक होता है वो आपका क्या होता है विलायक होता है। और सामान्यतः अगर बात करें तो जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका परावैद्युतांक सर्वाधिक होता है। ठीक है, वैसे सर्वाधिक परावैद्युतांक तो होता है भारी जल का। ठीक है, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है D2O होता है, और नॉर्मल जल का H2O होता है। आप लोग 11th में हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़े भी होंगे। तो भारी जल का परावैद्युतांक सबसे अधिक होता है, लेकिन इसमें श्यानता का गुण ज्यादा होता है। ठीक है, तो श्यानता का गुण ज्यादा होने के कारण ये विलायक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। श्यानता मतलब द्रव की दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल, तो मतलब इसमें श्यानता का मान ज्यादा होता है, इसलिए परावैद्युतांक ज्यादा होने के बाद भी इसे विलायक के रूप में यूज नहीं किया जाता है, सार्वत्रिक विलायक के रूप में। तो जल का जो होता है परावैद्युत गुणांक ज्यादा होता है ना, इस वजह से इसे क्या करते हैं सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब हमें कोई विलायक नहीं दिया होगा तो हम सीधा समान लेंगे कौन है, जल है। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर कोई विलायक नहीं दिया तो विलायक कौन मानेंगे, जल, क्योंकि जल जो होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है। तो कुछ नहीं दिया मतलब जल हमारे पास विलायक के रूप में उपस्थित होगा। तो इतनी बात समझ में आई। विलयन समांगी मिश्रण होता है, दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। जो कम मात्रा में वो विलेय, जो अधिक मात्रा में वो विलायक। जिसका परावैद्युतांक कम होगा वो विलेय, जिसका परावैद्युतांक अधिक होगा वो विलायक। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, आज इधर जैसे हमने कहा चीनी पानी कम है। ठीक है, तो जैसे आगे हमने कहा कि एक मान लो शुगर का ही ले लो, मान लो शुगर का 40% विलयन है, शुगर का चीनी का 40% विलयन है। चीनी के 40% विलयन का मतलब क्या है, 40% जलीय विलयन, 40% जलीय विलयन है। तो चीनी के 40% जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया, 40 ग्राम क्या है चीनी है, और आपका 60 ग्राम क्या है जल है।
तो इन दोनों में ज्यादा कौन, जल ज्यादा है, तो ये हमारा विलायक हो गया, चीनी कम है, ये हमारी विलेय होगी। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमने ले लिया बेंजीन, ले ली, क्या ले ली, बेंजीन। बेंजीन द्रव अवस्था में होती है, हमने ले लिया बेंजीन का 40% विलयन, है ना, जलीय विलयन। अब इस विलयन में अगर बात करो तो बेटा 40% क्या हो गई, बेंजीन हो गई, और बाकी जो बचा 60% क्या हो गया, जल हो गया। अब बताओ इन दोनों में ज्यादा कौन, तो बेटा ज्यादा जल है, तो जल हमारा विलायक हो गया, बेंजीन हमारी विलेय हो गई। लेकिन अगर यही हम उल्टा लिख देते कि 60% बेंजीन का 60% जलीय विलयन, बेंजीन का 60% जलीय विलयन है, तो बेंजीन के 60% जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया कि अब विलयन में 60% क्या है, बेंजीन है, और 40% क्या है, जल है। तो अब बताओ बेटा, जो हमारा बेंजीन है, अब बेंजीन विलायक हो गया और जल क्या हो गया, विलेय। तो सिंपल सा, जो कम मात्रा में वो विलेय, जो ज्यादा मात्रा में विलायक, जो कम मात्रा में वो विलेय, जो ज्यादा मात्रा में वो विलायक। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में हमारा बेंजीन विलेय है, जल विलायक है। इस वाले केस में बेंजीन ज्यादा हो गया तो ये विलायक हो गया, जल विलायक। लेकिन अगर सपोज करो कोई ऐसा केस हो जाए, जैसे हमने यहाँ कहा, हमने एक आपसे कहा कि 50%, क्या कह दिया कि बेंजीन का 50% जलीय विलयन, बेंजीन का 50% जलीय विलयन। तो बेंजीन का 50% जलीय विलयन का मतलब अब क्या हुआ कि इसमें 50% जल है और 50% ही क्या है, हमारा बेंजीन है। दोनों ही कितने हैं, 50-50% है। तो अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे भैया, दोनों की तो समान मात्रा हो गई, कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो इसके लिए सिंपल सा क्या कहेंगे कि दोनों पदार्थों को मिलाने के बाद विलयन की अवस्था जिस पदार्थ की होगी, जैसे अगर विलयन जल की अवस्था में होगा तो वो जल हमारा विलायक होगा और बेंजीन विलेय हो जाएगी। अगर विलयन की जो फाइनल अवस्था, अंतिम अवस्था है, वो बेंजीन की अवस्था में हो जाएगा तो फिर बेंजीन हमारा विलायक होगा और जो जल होगा वो विलेय होगा। तो सिंपल सा कि जब दोनों की समान मात्रा होगी तो कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा विलयन है, विलयन अंतिम अवस्था किस रूप में है, विलयन की अंतिम अवस्था किस रूप में है। अगर विलयन की अंतिम अवस्था इसके कारण होगी तो ये विलायक, अगर इसके रूप में होगी तो ये विलायक। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दोनों समान मात्रा में होने पर हम देखेंगे कि विलयन की अंतिम अवस्था किस रूप में है। तो जिस पदार्थ की अंतिम अवस्था के रूप में मिलेगा उसी पदार्थ की क्या हो जाएगी, विलायक के रूप में हम मान लेंगे, और अगला पदार्थ हमारा विलेय हो जाएगा। चलो अब इसके बाद देखते हैं विलयन के कितने प्रकार हैं। तो विलयन के प्रकारों की बात करेंगे जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं किसकी, विलयन के प्रकार। ठीक है, तो विलयन के प्रकार भी हम विलयन के प्रकार भी देखेंगे, अलग विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार, पहला जो होगा विलेय एवं विलायक की मात्रा के आधार पर, विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर, विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर पहला वर्गीकरण। तो विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर जो हम विलयन देखेंगे 5 प्रकार के बेटा, देखिए कौन कौन से। पहला जो होगा तनु विलयन, जिसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। फिर आपका सांद्र विलयन, फिर आपका हो जाएगा संतृप्त विलयन, इसके बाद आपका होगा असंतृप्त विलयन, और इसके बाद लास्ट जो आपका होगा अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर हमें 5 प्रकार के विलयन पढ़ने हैं। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि तनु विलयन क्या होगा,
तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है, हम क्या कहेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है, वो क्या होता है? तनु विलयन होता है। और अगर बात करें सांद्र विलयन की, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, वो हमारा क्या होता है? सांद्र विलयन होता है। तो सिंपल सी बात फिर से एक बार समझे कैसे ये होगा, ठीक है? जैसे हम जानते हैं, शरबत जानते हो, शरबत बनाते ही होगी, गर्मी आ गई है, शरबत पीते ही होगी। शरबत भी जानते हो, सिरा भी जानते हो। सिरा वही जिसे में रसगुल्ला डुबाया जाता है ना। तो देखो क्या होता है, अगर शरबत की बात करें तो ये शरबत भी चीनी और पानी का ही विलयन है, और सिरे की बात करें तो ये भी चीनी और पानी का ही विलयन है। दोनों में अंतर क्या है भैया? इसमें चीनी की मात्रा क्या होती है? कम होती है, जबकि इसमें चीनी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है वो तनु विलयन है, और जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है वो सांद्र विलयन है। जैसे अगर इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये विलेय की मात्रा इसमें कम है तो ये क्या है? तनु विलयन हो गया। विलेय की मात्रा इसमें ज्यादा है, ये क्या हो गया? सांद्र हो गया। तो दो विलयनों की तुलना करेंगे, और तुलना करने पे देखेंगे जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम है वो तनु विलयन हो जाएगा, और जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक है वो सांद्र विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो। फिर संतृप्त और असंतृप्त पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं संतृप्त विलयन पे। ठीक है, तो संतृप्त विलयन क्या होता है? चलो पहले इसको एक छोटे से पॉइंट से समझते हैं। तो आप जानते हो कि क्या होता है, जब आपका कोई भी पदार्थ होता है उसकी एक निश्चित सीमा होती है। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी एक निश्चित सीमा होती है, एक लिमिट होती है, फिक्स लिमिट होती है। जैसे जब शरबत बनाते हो तो एक ग्लास वाटर में जब ज़्यादा चीनी हो जाती है तो चीनी घोलने पर कुछ चीनी क्या हो जाती है? नीचे बची रह जाती, बैठ जाती है ना। नीचे उसकी सतह पर, ग्लास की सतह पर कुछ चीनी उसी फॉर्म में बैठ जाती है, वो विलयन में घुलती नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो ये एक निश्चित ताप पर एक ग्लास वाटर में चीनी की एक निश्चित सीमा है कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी ही घुल सकती है। उससे ज़्यादा चीनी घोलने के लिए हमें ताप बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जल में एक निश्चित सीमा में ही चीनी क्या हो सकती है? घुल सकती है। अगर उस सीमा से अधिक चीनी को उसमें घुलना है तो हमें ताप क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब किसी भी पदार्थ में किसी चीज़ को घुलने की एक सीमा होती है, उस सीमा से अधिक उसमें घुल नहीं सकता है, और अगर उस सीमा से अधिक घुलना है तो ताप को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे गर्म पानी में ही डाल दो तो गर्म पानी में 2 चम्मच 3 चम्मच ज़्यादा घुल सकता है। एक गिलास पानी में, नॉर्मल पानी में 1 चम्मच चीनी घुल रही है, उसको गर्म कर दो तो उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच और अधिक घुल सकती है। ठीक है, तो मतलब एक निश्चित ताप पर किसी भी पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ की एक निश्चित सीमा ही घुलनशील होती है। ये पॉइंट सुन लिया आपने। अब समझिए, मान लीजिए हमने एक ये लिया, जल लिया। ठीक है, जल लिया, मान लो 1 लीटर। क्या लिया? 1 लीटर पानी ले लिया, और ये कितना है? इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर पानी में हमारे पास लिमिट है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी ही घुल सकती है। ठीक है, ये लिमिट एकदम फिक्स है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें 100 ग्राम चीनी घुल सकती है। ठीक है, ये होता है, ये है, हमने मान लिया ऐसा। तो हमारे पास एक विलयन ऐसा आया, क्या आया विलयन? कि जिसमें 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी पहले से ही घुली हुई है। हमारे पास एक विलयन था जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर उपस्थित है, उसमें 1 लीटर पानी में 100 ग्राम जल पहले से ही क्या है? उपस्थित है। अब बताओ, क्या अगर इसमें हम और चीनी घोलना चाहें तो घोल सकते हैं? बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि लिमिट ही यही है कि 1 लीटर में 100 ग्राम घुल सकता है। इस ताप पर, निश्चित ताप पर 1 लीटर में 100 ग्राम ही घुल सकता है। अगर इससे ज़्यादा घुलना है तो ताप को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या यहाँ से आया है कि एक निश्चित ताप पर किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की एक निश्चित सीमा घुलनशील होती है।
अब अगर इस विलयन में हम चाहें तो ये इस विलयन में और विलय नहीं मिला सकते हैं जब तक ताप बढ़ाया नहीं जाएगा। तो हम सिंपल सा संतृप्त विलयन क्या होता है, निश्चित ताप पर उपस्थित एक ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय मिलाया ना जा सके। क्या बोलेंगे कि निश्चित ताप पर उपस्थित एक ऐसा विलयन, ठीक है, निश्चित ताप पर उपस्थित ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय मिलाया ना जा सके, मिलाया ना जा सके, वही क्या होता है, संतृप्त विलयन होता, वही क्या होता है, संतृप्त विलयन। ठीक है, बात समझ गए। अब जैसे मान लो एक हमने और विलयन लिया, एक और विलयन लिया। अब इसमें क्या है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर में अभी हमारे पास 80 ग्राम चीनी घुली हुई है। इस विलयन में एक ऐसा विलयन है जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर में 80 ग्राम चीनी घुली हुई है, और हमें पता है लिमिट कितनी की है, इस ताप पर 1 लीटर में 100 ग्राम घुल सकती है। तो अगर अभी हम चाहें तो इस विलयन में 20 ग्राम चीनी और घोल सकते हैं, मतलब विलेय और अधिक घोल सकते हैं, विलेय की मात्रा इसमें और बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त मतलब ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय मिलाया जा सकता है। ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सकता है या मिलाया जा सकता है, वही क्या होता है, असंतृप्त विलयन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय मिलाया जा सकता, वही हमारा क्या होता है, असंतृप्त विलयन होता है। ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय मिलाया जा सकता है, वही क्या होता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं। तो अति संतृप्त विलयन की भी बात कर लें अगर, चलो देखते हैं। पांचवा हमारा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन देखो, अब सपोज करो एक ऐसा विलयन आपके पास है, एक ऐसा विलयन है जिसमें 1 लीटर पानी में 150 ग्राम चीनी पहले से उपस्थित है। 1 लीटर जल में 150 ग्राम जो चीनी है वो उपस्थित है। वे लिमिट तो 100 ग्राम ही है, मतलब उसमें 100 ग्राम ही घुलनशील होगा। तो जो 50 ग्राम है उसका क्या होगा, तो ये 50 जो घुलता नहीं वो क्या होता है, तली पर बैठ जाता है ना, वही चीज इसमें भी होगा कि जो नहीं घुलेगा वो क्रिस्टलीय रूप में इसकी सतह पर बैठा होगा, इसकी सतह पर बैठ जाएगा। तो आप सपोज करिए कि 1 लीटर जल में 150 ग्राम विलेय पहले से उपस्थित है, 150 ग्राम चीनी उपस्थित है। जो एक्स्ट्रा चीनी होगी वो क्रिस्टलीय रूप में विलयन में रह जाती है। तो ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित सीमा से अधिक विलेय उपस्थित होता है, वही हमारा क्या होता है, अति संतृप्त विलयन होता है। अब अगर बात करें कि ये विलयन कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो ये विलयन अति उच्च ताप पर प्राप्त किया जाएगा। क्यों, क्योंकि निश्चित ताप पर तो 100 ग्राम ही विलेय है ना। जब हमें 150 ग्राम घोलना है तो हम ताप को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ताप को बढ़ाने पर 100 से ज्यादा भी इसमें घुल सकता है। मतलब इस प्रकार का अगर विलयन प्राप्त करना है तो हमें ताप को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हम सिंपल से कहेंगे कि यह विलयन उच्च ताप पर प्राप्त होता है। तो अति संतृप्त विलयन की बात करोगे तो क्या बोलोगे कि ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित सीमा से अधिक विलेय उपस्थित होता है, क्या कहलाता है आपका, अति संतृप्त विलयन होता है। तथा इसमें उपस्थित अतिरिक्त विलेय, अतिरिक्त विलेय मतलब जो घुलनशील नहीं होगी, विलेय किस रूप में रहेगा, क्रिस्टलीय रूप में रहता है, क्रिस्टलीय रूप में होता
है और यह उच्च ताप पर प्राप्त होता है, मतलब यह विलयन उच्च ताप पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार समझते हैं सारी चीजें। विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के विलयन होंगे: तनु, शांत, संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। शांत विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय न घोला जा सके, वो संतृप्त विलयन होगा। ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सकता है, वो असंतृप्त विलयन होगा। और एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित सीमा से अधिक विलेय पहले से ही उपस्थित होता है, वो आपका अतिसंतृप्त विलयन होता है। और इसमें जो अतिरिक्त विलेय होता है वो क्रिस्टलीय रूप में विलयन में उपस्थित होता है। और अगर इस प्रकार का विलयन प्राप्त करना है तो ये उच्च ताप पर प्राप्त होगा, क्योंकि निश्चित ताप पर तो निश्चित मात्रा ही घुलनशील है, ताप बढ़ाने पर अधिक मात्रा घुल सकती है, तो यह विलयन उच्च ताप पर प्राप्त होता है। तो विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के विलयन है। जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं। ये तो था विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पे। अब हम बात करेंगे विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पे, है ना। विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पे कितने प्रकार के विलयन होंगे। उसको भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा वर्गीकरण कैसे करेंगे। या सेकेंड जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे विलेय एवं विलायक की अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर। ठीक, चलिए देखते हैं। तो विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के विलयन होंगे। कितने प्रकार के विलयन होंगे? 3 प्रकार के विलयन हो सकते हैं, तो उनकी बात करते हैं। ठीक है, चल सबसे पहला जो हम बनाएंगे, और इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला कॉलम हमारा होगा विलयन का। ठीक है, विलयन किस प्रकार का होगा सबसे पहले उसी की बात करेंगे। विलयन, फिर विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा और उसका उदाहरण, है ना। विलायक और विलेय और फिर इनके उदाहरण। चलो देखते हैं। तो सबसे जो पहले प्रकार का विलयन होगा, नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल भी दिखाई देगा। जो सबसे पहले प्रकार का विलयन होगा बेटा, वो कौन सा होगा? वो आपका होगा गैसीय विलयन। किसकी बात करें? गैसीय विलयन की। चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में जो विलेय होगा भैया, विलेय मान लो गैस है, और विलायक भी हमारा गैस। ठीक है, फिर विलेय हमारा द्रव हो गया, विलायक हमारा गैस है। विलेय हमारा ठोस है और विलायक हमारा गैस है। ठीक है, तो गैसीय विलयन कब प्राप्त होगा? जब विलायक क्या होंगे? गैस। जब किसी गैस को विलायक के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमारा कौन सा विलयन बनेगा? गैसीय विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह द्रव विलयन। द्रव विलयन कैसे प्राप्त होगा भैया? द्रव विलयन प्राप्त होगा जब हमारा जो विलायक होगा वो क्या होंगे? द्रव। जब विलायक कौन होंगे? द्रव होंगे, तो द्रव विलयन प्राप्त होगा। तो गैस का द्रव में विलयन, फिर द्रव का द्रव में विलयन, और फिर ठोस का द्रव में विलयन। इसी तरह जब हमारा क्या होगा? ठोस होगा, विलायक के रूप में ठोस होगा, तो ठोस विलायक के रूप में होने पर भी 3 प्रकार बनेंगे। कौन कौन सा भैया? ठोस का, ठोस हमारे क्या होंगे? विलायक के रूप में होंगे, है ना। ठोस किस रूप में होंगे? विलायक के रूप में। तो यह गैस का ठोस में विलयन,
द्रव का ठोस में विलयन और ठोस का ठोस में। तो ये कितने प्रकार के कुल बन गए? कुल हमारे पास बन गए भैया 9 प्रकार के विलयन आ गए। कितने प्रकार के आ गए? 9 प्रकार के विलयन मिल गए। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, ये 9 प्रकार के विलयन में कौन कौन से आएंगे। तो गैस का गैस में विलयन, जैसे वायु, ये जो हमारी वायु है ना, वायु क्या होती है? गैस का गैस में विलयन ही तो है, क्योंकि अलग अलग हम भैया गैस को थोड़ी देख पाते हैं कि ऑक्सीजन इधर टहल रही, नाइट्रोजन उधर टहल रही, अच्छा दिख रहा है, ये गई ऑक्सीजन गैस, ये गई नाइट्रोजन गैस, ऐसा तो नहीं पता चलता। तो वो क्या है? एक समान की मिश्रण है। जब विभिन्न गैसों का मिश्रण भी जो होता है वो क्या होता है? गैसीय विलयन होगा। कितनी भी गैसों को आपस में मिला दो तो वहां पे पता नहीं चलता है कि क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर दूसरी बात करें द्रव का गैस में, तो द्रव गैस में द्रव, जैसे वायु में जलवाष्प, वायु में जो नमी होती है, वायु कैसा है? गैस है, और जो नमी है वो क्या हो गई? हमारी द्रव हो गई। तो द्रव का गैस में विलयन, वायु में जलवाष्प, जो वायु है वो गैस है, थोड़ी बहुत जो नमी है वो क्या होती है? द्रव होती है। और ठोस का गैस में, तो कपूर हमारा ठोस हो गया, कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण, ये क्या होता है आपका? भैया ठोस गैस विलयन हो गए 3। ठीक है, अब इसी तरह से द्रव विलयन, फिर द्रव में गैस, तो द्रव में गैस क्या होती है? सोडा वाटर, जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। ठीक है, फिर द्रव का द्रव में ले लो एल्कोहल प्लस वाटर, में जल में एल्कोहल मिला तो द्रव का द्रव में विलयन बन जाएगा। दोनों पता भी नहीं चलते हैं, है ना, मिला के बहुत लोग पीते हैं, तो जानते ही होंगे। ठोस द्रव में, तो ठोस हो गई चीनी प्लस जल हो गया हमारा द्रव में ठोस का विलयन। अब ठोस में बात करोगे गैस की, तो ठोस पे गैस जो हमारा अधिशोषण होता है, जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम पर अधिशोषण, हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम पर अधिशोषण कर किया जाता है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में, है ना। फिर इसी तरह द्रव का ठोस में विलयन, तो द्रव का ठोस क्या हो जाएगा? देखो द्रव का ठोस हो जाएगा मरकरी और सोडियम का अमलगम, है ना। मरकरी क्या होती है? मरकरी होती है द्रव और सोडियम होता है ठोस। तो द्रव का ठोस में अमलगम क्या होता है आपका? ये ठोस विलयन होता है। फिर ठोस का ठोस में विलयन क्या होता है? ठोस का ठोस में विलयन, जैसे पीतल हो गया, जैसे स्टील हो गया, जो मिश्र धातुएं होती है, ये सभी क्या होती है? ठोस का ठोस में विलयन होती है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं? अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 गैसीय विलयन में, 3 द्रव विलयन में और 3 ठोस विलयन में। ठीक है, तो इसको नोट करिए। फिर हम थोड़ा सा ठोस विलयन के भी प्रकार जानते हैं कि ठोस का ठोस में विलयन कितने प्रकार का होता है और कैसे प्राप्त हो सकता है। चलो ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, ठोस विलयन की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो आइए देखते हैं ठोस विलयन की भी बात हो जाए थोड़ा सा यहीं पे, है ना। तो आइए देखते हैं ठोस विलयन, मतलब ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, हम बात करेंगे ठोस विलयन की, और ठोस विलयन में भी किसकी बात करेंगे? ठोस प्लस ठोस विलयन की। ठीक है, तो जो ठोस और ठोस का विलयन होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठोस और ठोस का विलयन होता है 2 प्रकार का। अगर आपको याद होगा तो हमने ठोस अवस्था में इसका थोड़ा सा जिक्र भी किया था। ठीक है, तो ठोस का ठोस में जो विलयन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला आपका होता है प्रतिस्थापित ठोस विलयन। ठीक है, और जो दूसरा आपका होता है बेटा, दूसरा होता है अंतराकाशी ठोस विलयन। तो होता है प्रतिस्थापित ठोस विलयन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, और अंतराकाशी ठोस विलयन।
तो ठोस में विलयन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रतिस्थापित ठोस विलयन। ये क्या होता है, देखो मान लो ये एक ठोस है हमारे पास, ठोस के कण आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड होते हैं। जब किसी विलयन में ठोस का कण, ठीक है, जो ठोस विलायक होगा, जब किसी विलयन में विलायक के कण विलेय कणों द्वारा क्या होते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। विलायक के कण क्या हो जाए, विलेय के कणों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए। ये जो नॉर्मल बोले ये सब क्या है, विलायक के कण है, और ये जो है ये आपका विलेय का कण है। तो जब भी किसी विलयन में जो विलायक के कण होते हैं वो विलेय के कणों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तब देखो ये विलेय और विलायक मिल गए, ये क्या बन जाएगा हमारा, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। तो ऐसा ठोस विलयन जिसमें विलायक के कण विलेय के कणों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये कैसे प्राप्त होंगे, तो ये तभी प्राप्त होते हैं जब विलेय कणों का आकार, विलेय कणों का आकार तथा विलायक कणों का आकार, विलेय कणों का आकार तथा विलायक के कणों का आकार समान होता है। समान होता है, लगभग कैसा होगा, समान, मतलब विलेय कण और विलायक के कण दोनों का आकार कैसा होगा, बराबर होता है। तो वहां पे हमें क्या मिलता है, प्रतिस्थापित ठोस विलयन प्राप्त होता है। तो प्रतिस्थापित ठोस विलयन की परिभाषा क्या कहोगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कण विलायक के कणों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन होता है। और ये तब प्राप्त होता है जब विलेय कणों का आकार और विलायक कणों का आकार लगभग क्या होता है, एक बराबर होता है, एक समान होता है। चलिए दूसरा हमारा अंतराकाशी ठोस विलयन। तो ऐसा विलयन, मान लो अब ये है हमारा ठोस है, ठीक है, ये हमारा सारे क्या है, विलायक के कण। ये किसके कण है, विलायक के कण। तो जब किसी भी विलयन में जो विलेय के कण होते हैं वो विलायक के कणों के बीच उपस्थित अंतराकाशी स्थानों में समाहित होते हैं। कहाँ चले जाते हैं, अंतराकाशी स्थानों में। इन विलयन को बोलते हैं, इस विलयन को बोलते हैं अंतराकाशी विलयन। इस विलयन को क्या बोलते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन। तो अंतराकाशी ठोस विलयन में क्या होता है, जो विलेय के कण होते हैं वो विलायक के कणों के बीच उपस्थित खाली स्थानों में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय के कण है वो विलायक के कणों के मध्य उपस्थित अंतराकाशी स्थानों में उपस्थित होते हैं, ऐसा विलयन कहलाता है अंतराकाशी ठोस विलयन। और ये विलयन कब बनेगा, जब विलेय कणों का आकार, जब विलेय कणों का आकार विलायक के कणों से, विलायक के कणों से छोटा होता है। ठीक है, जब विलेय का आकार विलायक से छोटा होता है तो हमारे क्या बनते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन बनते हैं। अन्यथा क्या बनते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन प्राप्त होते हैं जब दोनों का आकार एक समान होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ठोस विलयन है कितने प्रकार के और कैसे कैसे बनते हैं। जब दोनों का आकार समान होगा तो प्रतिस्थापित बनेंगे, जब दोनों का आकार में अंतर होगा, विलेय छोटा होगा विलायक बड़ा होगा, तो क्या बनेगा, अंतराकाशी ठोस विलयन बनता है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गए हमारे विलयन क्या होते हैं, विलयन के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी बातें। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया विलयन का। अब हमें इसके बाद जो बात करनी है, विलयन की सांद्रता से संबंधित बात करनी है कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसको ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। तो इन सारी चीज़ों की बात हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सांद्रता पद की विधियों के साथ, सांद्रता के साथ सारी चीज़ें क्या होती, फिर आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को बाय।